नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी की इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका क्या मसला हो रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, क्या नुकसान होने वाला है। और जब युद्ध चल रहा हो, इतनी बड़ी जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रही है, तो उसका असर कितना होगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा जंग तेल के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया, तो वैसे ही दुनिया भर में तबाही हो रही है, हंगामा हुआ पड़ा, कोहराम मचा हुआ है कि तेल का क्या होगा। तेल की क्रूड ऑयल के जो दाम है वो बढ़ेंगे, घटेंगे, और उसका लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ से लेने की बात हो रही है। भारत जो है, पहले वहां से आ रहा था, हमारे पास 60% ऑयल आपूर्ति हो रही थी, वो भी बंद हो गया। हालांकि अभी आज ही 2 जहाज एलपीजी के, नंदा और शिवालिक, वहां से रवाना हुए हैं और कल परसों में 16-17 मार्च को पहुंचने वाले हैं कांडला पोर्ट पर और मुंद्रा पोर्ट पर। लेकिन इस सब से भी उस कोई मसला हल नहीं हो रहा। देश में एलपीजी का संकट दिखाई दे रहा है। कॉमर्शियल जो सप्लाई थी वो बंद कर रखी थी, अब थोड़ी सी चालू की गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो रहा है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान और दुनिया भर की जो राजनीति है और आर्थिक नीति है, उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। तो तेल की सप्लाई का, तेल की डिमांड का, तेल को रोकने का क्या असर पड़ेगा, इस सबको समझेंगे हम नीरज वाजपेयी साहब के साथ, जो पूरे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ है। और आप उनका एक हिट शो है द एंड शो, तो देखते ही होंगे। उसमें वो थोड़ा विस्तार से, गंभीरता से, बारीकी से बात करते हैं। हमारे साथ हमारी तरह से बात करते हैं कि इसका मोटे तौर पर क्या असर होगा। तो नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश भर में कहना चाहिए तेल की आग लगी हुई है। ये आग कब बुझेगी? प्रणाम। बहुत कठिन। नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे कठिन प्रश्न आप सबसे पहले ही पूछ लेते हैं। हम लोग परीक्षा में सबसे कठिन सवाल बाद में हल करते थे कि आसान वाले पहले कर लें। ये आग कब बुझेगी और ये इस रात की सुबह कब होगी, ये की दो सुबह बहुत कठिन प्रश्न है। लेकिन सीरियस नोट पे देखें सर, तो इसके 2-3 बड़े गंभीर पहलू हैं जिन पर बहुत विचार हमें करना चाहिए। युद्ध कब रुकेगा, ये तो मुझे लगता है कि अब वही 2 लोग तय करेंगे, इसमें और कोई इंटरवेंशन कर नहीं पाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि युद्ध अभी चल रहा है या रुक गया, दोनों सिचुएशन को एक कंसीडर करते हुए देखते हैं क्या विकल्प है और क्या स्थिति बन रही है। अभी युद्ध चल रहा है, तो पहले इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी समस्या है, ऑयल शॉक। ये जो तेल की सप्लाई रुकी है, डिसरप्ट हुई है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस में इसका उछाल देखा गया। और प्राइसेस से ज्यादा सप्लाई को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है, हो क्योंकि गया। दाम महंगे पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आदमी थोड़ा वो चीज करके ले लेगा। लेकिन अगर सप्लाई ही नहीं है तो बड़ा संकट हो जाएगा। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि हॉर्मुज से पास होने दिया जा रहा है, या ईरान की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि केवल हमारे दुश्मन देशों को छोड़ के बाकी लोगों को हम पास होने देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि मैं हॉर्मुज का कंट्रोल ले लूंगा। तो ये एक देखिए, वॉर भी बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से चल रहा है। पहले लड़ाई ईरान और इसराइल इन सब के बीच चल रही थी, अब लड़ाई हॉर्मुज के लिए चल रही है। अब पूरा शिफ्ट हॉर्मुज पे है। तो अमेरिका ने कहा कि हम हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे जाएगी। तो ईरान ने उससे पहले ही वो उनके जो इरादे थे उनको ध्वस्त करते हुए कहा कि नहीं, खाली हमारे दुश्मन को छोड़ बाकी सब जा सकते हैं। कब जा सकते? राइट। तो अब ये जो शिफ्ट हो रहा है, इससे क्या राहत मिलेगी, ये है मूल प्रश्न। तो मूल प्रश्न को हम लोग डेटा के थ्रू जब ट्रैक करते हैं, तो क्रूड के प्राइसेस अभी तक नीचे नहीं आए। आज अब रात में खुलेंगे जब प्राइसेस इंटरनेशनली, तो हमें पता लगेगा। लेकिन शुक्रवार की क्लोजिंग $103 पे हुई है। तो शुक्रवार की देर रात तक तो कोई संकेत नहीं दिख रहे थे कि प्राइसेस नरम पड़ेंगे, नीचे आएंगे। 70 से 100 पर क्रॉस कर गए ना? यस, एक्चुअली मतलब 99 के आसपास, 95 पे ट्रेड कर रहा था, वो 103 पे क्लोज हुआ है जी। तो हम 103 न देख के हम तो देखते 65 से 103 हो गया है। आप वही कह रहा हूँ, 70, 65 टू 100। यस, तो रफली 40-45% की जो राइज है, ये है असली समस्या। तो इसमें क्या है कि देखिए, अभी एक तो पहले देश में जो ना बहुत पैनिक लोग क्रिएट कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन कि ऐसा ना करें, क्योंकि कंस्ट्रेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई, अब त्राहिमाम मचने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से गैस मिल जाएगी आपको, आप पैनिक ना करें।
और जरूरत नहीं है तो 6 सिलेंडर घर में भर के रखाने की जरूरत भी नहीं है। अब जरूरत है तो आपको मिल ही जाएगा, 21 से 25 दिन ही हुआ है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी अपनी आज बुक किए गैस, तो मैसेज आया कि हाँ 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगी। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, नंबर 1 तो ये है। लेकिन ये भी सच है इसके साथ साथ कि समस्या तो है, क्योंकि राशनिंग करनी पड़ी, कमर्शियल को रोकना पड़ा, जहां मास पे हो रहा था वहां रोकना पड़ा, धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज करें। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान विजय जी परमानेंट डैमेज का हुआ है। ग्लोबली जो ऑयल सप्लाई है ना वो परमानेंट डैमेज हुई है। कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए कल को युद्ध बंद हो जाए तो हम सब खुश हो जाएंगे, देखिए युद्ध बंद हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, उसको समय लगेगा, कम से कम 6 महीने लगेगा उसको ठीक होने में, क्योंकि ऑयल की रिफाइनरीज को, डिपोज को, शिप्स को, पाइपलाइन को डैमेज किया गया, तोड़ दिया गया है। तोड़ दिए। इनको फिर से बनाने में और अप एंड रनिंग करने में पैसा बहुत खर्च होता है, समय बहुत लगता है। हम लोगों ने पिछले शो में आशंका हम लोगों ने जाहिर की थी कि ये सप्लाई कंस्ट्रेंट आ सकता है, देखिए आ गया। अब मैं आज जो बात कर रहा हूं, अब इसकी चर्चा भी कुछ दिन बाद ये शुरू होगी कि भैया जब तेल का कुआं आपने रोक दिया, पाइपलाइन तोड़ दी, रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा दिया, तो उसको बनाने में बहुत समय लगेगा, 3-6 महीने लगेंगे, उसमें पैसे बहुत खर्च होंगे, तब सप्लाई आपकी पहली जैसी फ्री फ्लोइंग होएगी। तो ये जो परमानेंट डैमेज हुआ, इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस आपको अगले कुछ समय तक एलिवेटेड दिखेंगे। भले ही कल को वॉर रुक जाए, बातचीत शुरू हो जाए, तब भी नीचे नहीं आएंगे। तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि वॉर रुका तो भी 4-6 महीने आपको नॉर्मलाइज होने में लगेंगे, प्राइसेस को नीचे आने में लगेंगे, तो ये तो परमानेंट डैमेज हो गया है। अब दूसरी सिनेरियो है कि मान लीजिए वॉर नहीं रुकता, एक कंडीशन है कि वॉर नहीं रुक रहा, साहब वॉर चले जा रहा है, वैसी परिस्थिति में क्रूड ऑयल नीचे आने का सवाल नहीं उठता है। और अब मुझे लगता है कि 80 इज द न्यू 60। जो $60 के आसपास आपको 3-4 सालों से काफी रियायत थी, अब वो नया प्राइस आप 80 एवरेज मान के चलिए, $80 से नीचे तो क्रूड नहीं आता, अब इससे नीचे नहीं आएगा, कम से कम साल भर तो नहीं आएगा। 80 का तो बेंचमार्किंग आप साल भर, 1.5 साल के लिए लेके चलिए। क्यों? इसका भी कारण है कि अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी लोग यूज कर रहे हैं। तो जब एक बार आप यूज कर लेंगे और युद्ध यूं रुक जाएगा, नॉर्मलाइज प्राइस होंगे, तो आप भरेंगे फिर से उसको, तो जब भरेंगे तो आप फिर दाम ऊपर ले जाएंगे। तो वो जिसको कहते हैं ना कि एक बार आपने वो हिला दिया, पूरे चूल्हे हिला दिए, तो उसको ठीक करने में लगेगा समय भाई, ये एकदम फैक्ट है। लेकिन इसके मैं 3 सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि अगर वॉर कंटिन्यू है तो, जो कि है अभी। पहला सिनेरियो ये है कि अगर 80 से 95 के बीच में क्रूड ऊपर नीचे चलता रहता है इसी रेंज में, तो भारत इसको ऊंच नीच करके मैनेज कर लेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। 2 मुद्दे, मुख्य मुद्दों में महंगाई और सप्लाई पे बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, ग्रोथ मैनेज हो जाएगी। अगर अप टू $95 रहता है तो थोड़ा बहुत असर आएगा, तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 95 नहीं 100 से 110 के रेंज में चला गया और एवरेज प्राइस 3-6 महीने का 100 से 110-15 का रहा, तो महंगाई काफी तेजी से बढ़ेगी और आपकी ग्रोथ में, जीडीपी में इसका साफ असर आपको दिखेगा। तीसरा सिनेरियो है कि मान लीजिए वॉर और अगली हो गया, तो 115-20 तक चला गया क्रूड, आशंका जो लोग जता रहे हैं। वैसे सिनेरियो में हमारी जीडीपी को भयंकर नुकसान होगा और महंगाई तो चरम पे पहुंच जाएगी। तो ये तीनों हाइपोथेटिकल सिनेरियो हैं। तो इसमें बेस्ट केस सिनेरियो भी अगर हम लेके चलें कि 90-95 तक भी रहेगा, तब भी हमको थोड़ा बहुत कसमकश होगी, तो उसकी वजह से सरकार को बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसका कोलेटरल डैमेज किसी को तो लेना पड़ेगा, या तो कंपनियां नुकसान उठाएंगी, या सरकार नुकसान उठाए, या आम व्यक्ति उठाए। तो अच्छा, आपने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव की तारीख आने वाली है, तो आम आदमी कम से कम बच जाएगा, उसके ऊपर इतना बोझ नहीं डालेंगे। हालांकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा ही दिए उन्होंने, लेकिन अब पेट्रोल डीजल को रोकेंगे, तो फिर इसका बोझ कौन उठाएगा? कंपनियां उठाएंगी। अब कंपनियां उठाएंगी तो फिर वो निवेशक और कंपनी और कैपेक्स, इनसे बहुत लंबा इंपैक्ट उसमें आता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इन 3 सिनेरियो के बीच में हम कम से कम अभी 10-15 दिन झूलेंगे, और उसका एक ही समझना चाहूंगा आपसे। एक तो अभी तो खैर जो जंग चली रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी भले ही ईरान ने कह दिया कि हम दुश्मन देशों के अलावा मूवमेंट अलाउ कर देंगे, लेकिन वहां पर तो अमेरिका भी बैठा हुआ है, राइट। तो इसलिए जो दुश्मन देशों के मित्र नहीं है,
यदि वो शिप लेकर आएंगे तो उनको भी एक खतरा बना हुआ, तो इसलिए शिप्स का मूवमेंट इतना आसान नहीं है। राइट। ईरान ने जो रास्ता रोका था वही तो खत्म हुआ होगा ना, लेकिन वहां पर जो लोग ईरान के दोस्त बनकर वहां से निकलेंगे उन पर भी बहुत सारे लोगों की निगाह रहेगी। जैसे अभी बिल्कुल हुआ रहेगी। आपने शिप को डैमेज कर दिया, ठीक है, तो इसलिए वो संभावना बनी हुई है, आशंका बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे ये समझाइए कि जो भारत सरकार कह रही है कि हम दुनिया भर से अलग अलग जगहों से तेल खरीदने या रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी बात है ना, मुझे नहीं समझ आता, थोड़ा सा आप समझाइए। इसका तो मतलब है क्या ईरान और इंडिया या कतर और इंडिया से तेल गैस को लाना और इंडिया के लिए अमेरिका से गैस लाना, ये फिजिबल है, फाइनेंशियली चल सकता है, ये सब का कोई मायने है? या कह दें कि अच्छा नहीं, कहने के लिए विजय त्रिवेदी को बुद्धू बनाने के लिए नहीं, 10% हम वहां से भी ला रहे हैं, अरे उसका करना क्या है? मतलब मुझे थोड़ा सा आप समझाइए, क्योंकि आप ये सारे मित्र लोग हैं आपके जो ये सब देखते हैं। नहीं, देखिए, जो हमारा बास्केट है, मान लीजिए हम 100 लीटर लाते हैं, हाँ तो उसमें से 65 लीटर तो इसी रूट से आता है और इन्हीं इलाकों से आता है जी। बाकी हम थोड़ा अमेरिका से भी लेते हैं, थोड़ा अंगोला से भी लेते हैं, रूस से भी लेते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम रूट की है। तो अगर आप रूट को बाईपास करके दूसरी तरफ से लाएंगे तो उसका सीधा मतलब ये है कि आपकी लागत बहुत बढ़ जाएगी। पहली बात जी तो भाई, उतना ला ही नहीं पाएंगे आप। पहला लाई तो नहीं प्रश्न पाएंगे, यही है कि आप उतना पूरी क्वांटिटी लाई शिफ्ट नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। थोड़ी बहुत अगर आप शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत एस्केलेट हो जाएगी। अमेरिका से तेल लाना और यूएई से तेल लाने में बहुत फर्क है, बहुत डिस्टेंस है, तो वो तो क्रूड ऑयल की उसकी फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो जी, उसकी वजह से ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, या जिसको कहते हैं ना, विजय जी को समझाने वाली बात है। ये हाँ स्टेटमेंट को मैं वैसे ही देखता हूँ कि आप समझ लीजिए, खाली ये इतना सच नहीं है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। आपका जो मेन सोर्स है वो इधर से ही आएगा, तो आपको कशमकश बनी हुई है। दूसरा, दाम, आपकी कॉस्ट लगातार बढ़ेगी और जी उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जी वो कौन बर्दाश्त करेगा? या हाँ तो आम आदमी या सरकार। अब एक आपको आंकड़ा दे देता हूं जो बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। अगर $10 क्रूड का प्राइस बढ़ा हाँ तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $14 बिलियन बढ़ेगा। $10 पे। $10 क्रूड का प्राइस बढ़ने पर आपका कैड $14 बिलियन बढ़ेगा। तो अब $30 तो बढ़ चुका है, तो ये $45 बिलियन कौन बर्दाश्त करेगा? जी कहीं से तो आएगा नहीं। तो सही। इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। वही मैं कह रहा हूं कि युद्ध बंद हो जाए तब भी, और नहीं बंद हुआ तो और खराब, तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। अल्टरनेट सोर्स से आप लेके आओगे वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, समय लगेगा और क्राइसिस मेंटेन रहेगी। प्लस जो आपने पहला सवाल कहा कि ये बात बिल्कुल मैंने न कहा और न किसी को मानना चाहिए कि हॉर्मुज में एकदम सब कुछ आवाजाही चालू हो गई है, कनॉट प्लेस नहीं बन गया है कि आप कहीं से भी आओगे जाओगे। वो समस्या, वो दिक्कत अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अब लड़ाई पूरी वहां शिफ्ट हो गई है हॉर्मुज पे कि उस पर कंट्रोल किसका है, तो वो भी इतना इजी नहीं रह गया। एक और चीज समझाइए, अभी आपने कहा कि भाई इतना जो है नुकसान होगा और कौन भुगतेगा। अभी अभी तो कल से तो ये हंगामा मचा हुआ कि वो जो आपके मित्रों के लिए ऑयल बैंड खरीदे थे 2005 से 2011 के बीच में, उसका हिसाब तो अभी बन नहीं रहा। तो फिर अभी ये यदि फिर वहीं पर लेकर आ गए हम, तो उसको कैसे भुगतेंगे? नहीं, वो देखिए, वो जो उस समय के जो ऑयल बॉन्ड थे, काफी पहले की बात है, इस पे मैंने बहुत लोगों से बातचीत की थी। वो तो एक 2005 से जबरदस्ती का, 2011 के बीच के हैं वो। हाँ, वो जबरदस्ती वाली बात है। आपने इतना पैसा कमाया है ऑयल कंपनियों से कि आपने वो बॉन्ड जानबूझ के नहीं चुकता किए, या क्यों नहीं चुकता किए, इसका सवाल देना चाहिए। ह्यूज मनी आपने कमाई है टैक्स लगा के ऑयल पे। ऑयल अब टैक्स। उसका पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे थे मुझे नहीं पता, या आप खर्च कर ही रहे होंगे कहीं पे, लेकिन उसकी बॉन्ड को उसको दोष देना कि उस बॉन्ड का ही हम भुगतान कर रहे थे, वो इसलिए फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो अगेन आप उस बॉन्ड को दोष दें तो ये तो बिल्कुल, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बॉन्ड वाली कहानी तो अब नहीं चलेगी। जी नहीं, लेकिन एक चीज और समझाइए, ये बात हुई ऑयल बॉन्ड की, कहानी नहीं चलेगी, वो सब लोग तो यही समझा रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आती कि इसको इस तरह से पॉलिटिकल कलर देना। पॉलिटिकल कलर इसलिए दे सकते कि सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कोई सरकार तो नहीं है ना, वो तो भारत सरकार है ना।
और ये कहना कि नहीं उस सरकार ने, अगली सरकार क्या, उन्हीं की सरकार आती मान लीजिए कांग्रेस की सरकार, तो उनको देना होता। और ये पैसा तो भारत सरकार को देना है ना, या जो भी सरकार है उसको देना है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का क्या लेना देना है? जो आप कहते हैं नहीं कांग्रेस सरकार ने कर दिया, बीजेपी सरकार इसको चुका रही है। मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस की सरकार आती, कि ये तो सरकार का मसला है ना। जी बिल्कुल। मुझे कि ये कांग्रेस के खाते से कांग्रेस ने अपने खाते में जमा कर लिया और अब बीजेपी को अपने खाते से देना पड़ रहा है। ये तो पॉलिटिकल है सर, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल। आप हाँ, पढ़े लिखे, देखिए मोटे तौर पे आपने सब्सिडाइज करने के लिए ऑयल बॉन्ड लिए कि हम दाम ना बढ़ा के ऑयल बॉन्ड के जरिए कंपनियों की भरपाई कर देंगे। रूल पहले ये था कि सब्सिडी होती थी कि अगर 100 रुपए लीटर की कॉस्ट आ रही है तो हम जनता को 70 में देंगे, 30 का जो नुकसान कंपनी को होगा वो सरकार ऑयल बॉन्ड के जरिए सब्सिडाइज कर देगी। फिर आपको याद होगा कि ऑयल को डीरेगुलेट किया गया कि अब पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट के हिसाब से होंगे, सब्सिडी बंद होगी, तो बंद कर दी गई। आधा यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था और आधा फिर मोदी सरकार में हुआ, उन एनडीए में हुआ। तो दोनों ने मिलकर डीरेगुलेट किया। पहले पेट्रोल हुआ था, फिर डीजल भी हुआ। केरोसिन पे बहुत मामूली सी रह गई है, एलपीजी पे लोगों ने अपने आप छोड़ दी, उस पर भी नहीं। तो ऑयल का जो नुकसान कंपनियों को पहले सब्सिडी के तौर पर होता था वो रह नहीं गया। केरोसिन पे मेरे ख्याल में बहुत मामूली सा 1000-2000 करोड़ ज्यादा नहीं होगी। तो उस ऑयल बॉन्ड की लिगेसी को लेकर के आप अभी तक चल रहे हैं कि हम उसका ब्याज भर रहे हैं, हम इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो सरकार इस बात का भी हिसाब दे कि जो उसने ड्यूटी बढ़ा के तेल पे, पेट्रोल डीजल पे उसने कमाई की है वो कहाँ गई, और वो क्यों नहीं चुकाया? आइटम बाई आइटम आप ऑफसेट करें तो उसका पैसे का हिसाब दीजिए आप। फिर आप कहेंगे कि हमने टॉयलेट बनवाया, हमने कमरे बनवाए, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, सब दिया ना आपने, तो वो भी तो आप दीजिए ना। फिर उसका कोई अलग आइटम थोड़ी कि वो कहीं कांग्रेस के खाते से निकाला जाएगा। तेल से ही आया था, वो तेल से ही आया था, तो जो तेल से ही लिया था तो उसको चुकाई, तो वो तो एक जबरदस्ती की बात की जाएगी। दूसरा, जब आपने डिरेगुलेशन किया तो क्रूड के प्राइसेस जब नीचे आए तब आपने दाम कम करने क्यों नहीं लिए? तब आपने टैक्स लगा के उसको बढ़ा लिया। और पिछले मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से तो प्राइस फिक्स है एकदम। बढ़ा हुआ ही है। वो क्रूड ऑयल तो कम होता गया, लेकिन नहीं, क्रूड 65 पे था और वो 90-100 पे चल रहा था, तो वो भी आपने चेक नहीं किया। तो ऑयल बॉन्ड की कहानी का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है कि आप कांग्रेस को ब्लेम करिए। क्यों ब्लेम करना कांग्रेस को? आप 11 साल से आपकी सरकार चल रही है और आपने तेल से ही इतना पैसा अगर टैक्स के रूप में निकाला है तो आप उससे भर देते, मतलब ही नहीं होता। और वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि नहीं भरी जा सकती है। एग्जैक्ट मेरे डेटा इस समय याद नहीं, मैंने 5-6 साल पहले इस पे एक शो किया था, तो एक भाजपा के ही प्रवक्ता आए थे, मैंने उनके सामने डेटा रख दिया था कि बताइए भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, कितना कमा चुके हैं और ये नहीं दे रहे हैं आप, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जबरदस्ती वाला। अच्छा, एक चीज और, आपने भी कहा कि संकट नहीं है, तो संकट नहीं है तो आपने एक तो राशनिंग क्यों की, एस्मा क्यों लगाया? मतलब हो सकता है प्रिवेंटिव हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स हो, लेकिन उससे पैनिक तो होता है ना। पैनिक कैसे होता है? पैनिक अपने आप थोड़ी हो रहा है। मेरे पास सिलेंडर आपने, हम तो बिना लाइन के ले सकते थे, तो पैनिक थोड़ी कर रहे थे लोग, लाइन में लग रहे थे क्या? नहीं लग रहे थे। तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए भी यदि आपने किया तो उससे पैनिक हो गया। दूसरी बात, आपने राशनिंग की, इसके साथ आपने जो मियाद थी 21 दिन से 25 दिन कर दी, फिर कॉमर्शियल को आपने बंद कर दिया। फिर आपने अभी जो कल एक आदेश आया कि जो लोग पीएनजी जिनके पास है उनको सिलेंडर नहीं रखने दिया जाएगा, उनके पास सिलेंडर नहीं होगा, तो इसका मतलब कुछ कमी है ना। करेक्ट। पहली चीज इसमें चीजें से पैनिक नहीं होगा मुझे? नहीं, बिल्कुल होगा। इसको बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए, एक तो जो इन्होंने अभी जो एकदम लेटेस्ट ना कि जिसके पास पीएनजी है उसको सिलेंडर रिफिल नहीं करने देंगे, इसमें उनको थोड़ा ये क्लैरिफाई करना चाहिए था कि मान लीजिए दिल्ली में एक आदमी उत्तम नगर में रहता है और दूसरा रोहिणी में रहता है, एक ही नाम से 2 कनेक्शन हो सकते ना, क्योंकि उसके 2 घर होंगे जी, और एक जगह पीएनजी और एक जगह सिलेंडर है। तो चूंकि आपने सब लिंक कर रखा है आधार एड्रेस प्रूफ के तौर पे, तो क्या होगा? तो ये क्लैरिफाई नहीं कि एक जगह मिलेगा कि दोनों जगह नहीं मिलेगा, क्या ये क्लैरिफाई करना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आपका प्रश्न है कि आपने चूंकि राशनिंग की, दाम बढ़ाए तो इससे पैनिक हो गया है, इसमें मैं 50% गवर्नमेंट को दूंगा, 50% अपोजिशन को दूंगा।
क्योंकि समस्या तो है, इससे तो कोई इंकार कर ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम है, गैस की किल्लत हो सकती है, हुई नहीं थी, ये भी सही है कि ऐसा नहीं था कि गैस थी नहीं और आपको मिलती नहीं, लेकिन अगर वो एस्मा नहीं लगाते कि भाई हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं जिससे कि चलती रहे सुचारू रूप से, दिक्कत ना हो, तो वो उन्होंने लगाया, वो कदम ठीक था, उसमें दिक्कत नहीं लगती मुझे। भाई फाइन डाइनिंग रात में आप नहीं करेंगे, घर में खा लीजिए खाना, क्या दिक्कत है? तो होटलों को नुकसान हुआ गैस कमर्शियल न मिलने से, वो कदम सही था। लेकिन आज के युग में कदम का सवाल, कदम पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन पैनिक उस वजह से होता है ना, क्योंकि मुझे एक कॉमन कंज्यूमर को इस बात का डर लगता है ना कि ये सब चीजें आप कर रहे हो। विजय जी, अगर वो नहीं करते, मान लीजिए अगर सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते कि वो ना तो एस्मा लगाते, ना कमर्शियल बंद करते और ना दाम बढ़ाते, तो जिसके घर में जो सिलेंडर रखे वो सब भर के रख लेते और फिर क्राइसिस हो जाती है रियल में। आज जो क्राइसिस नहीं है वो हो जाती है, क्योंकि हम भारतीयों की मानसिकता को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं उनको 10 में 10 नंबर नहीं देता हूँ, 10 में 5 ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और सोशल मीडिया के युग में आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि कोई चीज छिपी रह जाए। ईरान युद्ध आने के साथ ही, एस्मा न लगने से पहले ही लोगों ने मान लिया था कि कुछ तो गड़बड़ होगी, तो कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो इसलिए उस कदम को मैं सही मान रहा हूं, और पैनिक हो जाता अगर वो नहीं लगता तो। आप सोच के रखिए कि कमर्शियल सिलेंडर ओपन रहता तो क्या होता। ठीक है, तो हर अब होटल भरे रखे रहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। अब आप तो बड़े लोग हैं ना, तो अब हम गरीबों पर, पिछली पंक्ति के लोगों पर ये सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये करें कि एस्मा लगा दें, कमर्शियल को बंद कर दें, वो जरूरी है, मैं उस पर जरूरी पर नहीं जा रहा। बंद कर दिया, कमर्शियल को बंद कर दिया, एस्मा लगा दिया, राशनिंग कर दी, मियाद बढ़ा दी, और मैं कहूँ मैं तो आराम से बैठा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, हमारे जब आएगा सिलेंडर तभी आएगा, ऐसा होगा? अगर नहीं, मैं आपकी बात करूं, गरीब आदमी को अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता? आप उल्टी तरह से सोचिए। मैं भारतीय मानसिकता को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि हम भी तो उसी ग्राउंड से आए हैं ना। अगर वो नहीं करते तो समस्या हो जाती, ये मैं एकदम श्योर हूं। अगर वो सरकार एक कदम नहीं उठाती तो समस्या हो जाती फिर, क्योंकि फिर तो जमाखोरी होने लगती है अपने यहाँ। आप कोविड का याद करिए कि जिसको जरूरत नहीं वो भी 1 कुंटल आलू खरीद के लिए आ रहा है कि भैया पता नहीं कब तक चले। अरे दूसरों को भी तो सोचो यार आप। तो इसलिए मुझे वो कदम ठीक लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और देखिए इस सोशल मीडिया के जमाने में सर, आप इस तरह की पैनिक पॉलिटिकल वो तो रोक नहीं सकते। ठीक है, आखिरी सवाल, एक ये जादू समझाइए कि जो डीरेगुलेट कर दिया आपने प्राइसेस को, है ना, लेकिन जब महंगा होता है ऑयल, पेट्रोल, गैस, जो भी, वो तो दुकान वाले और कंपनियों वाले बढ़ाते हैं, ऑयल कंपनी वाले, है ना, और जब कम होता है तो सरकार कम करती है। इसका टेक्निकल जवाब ये है कि सरकारी तो ओनर उन कंपनियों की 51% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की है। असली मालिक सरकार ही है, वही तय करेंगे। सब कंपनियों के डिफेक्टिव चेयरमैन डिसाइड करती हैं। नहीं, कंपनियों के जो सीएमडी है वो पेट्रोलियम मंत्री के अंडर में काम करते हैं। ये टेक्निकल फैक्ट आप समझ लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तेल का दाम बढ़ाते हैं तब भी सरकार ही बढ़ाती है? यस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। बढ़ाने या घटाने का फैसला सरकार ही लेती है। टेक्निकली हमको समझा दिया जाता है कि अब कंपनियां डीरेगुलेट हैं, वो अपने आप तय करेंगी। बिल्कुल नहीं है ऐसा। पिछले 2 साल से कंपनियों ने दाम कम क्यों नहीं किए जब $60 पे क्रूड बिक रहा था? तो इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। और सरकार क्यों नहीं चाहती है? कि सरकार ने उससे जो टैक्स के थ्रू में जो पैसा आ रहा है उसका दूसरे काम में लेना लगा रखा है, वो कम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि घटने बढ़ने का फैसला सरकार करती है। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं हमारे यहाँ जो सरकार एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा है। ये सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जैसे काम करती है। बहुत अच्छे से आपने इन सारी चीजों को समझाया। मेरी थोड़ी गुत्थियां ज्यादा उलझी हुई रहती है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। नहीं सर, आप गूगली फेंकते रहते हैं, मुझे पता है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तो देखते हैं कि जंग कब तक चलता है। अभी इलेक्शन थोड़ी सी हमारे लिए राहत लेकर आए तो कृपा बरसेगी प्रभु की, फिर उसके बाद देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पैनिक मत करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।